हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन में 2025, जिसमें आज हम इन्वायरमेंट के शॉर्ट्स करेंगे प्लस एमसीक्यूज़ भी आज हम सॉल्व करेंगे जो भी हमने इन्वायरमेंट सेक्शन में पढ़ा है। तो होप यू लाइक द वीडियोस दीज डेज। और अब जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड डाउट, कोई भी स्टैटिक पोर्शन का डाउट हो, इवन वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग का सीरीज़ भी, हाउ टू गो फॉर इंटरव्यू, सारा पूरा चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो माल पूरा भरा पड़ा है पीएम पाठशाला पर। आप बस अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखो और हम पूरा कोशिश करेंगे उसको फुलफ़िल करने की। तो आज का जो पहला टॉपिक है शॉर्ट में, वो हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ना स्ट्राइक डाउन किया है रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को। अब रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें बड़े सारे शब्द आए हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहला शब्द है स्ट्राइक डाउन करना। स्ट्राइक डाउन करने का गाइस मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। किसी चीज़ को क्या करना होता है? कैंसिल करना या इनवैलिडेट करना, या कोई भी जो रूल है वो अब वैलिड नहीं रह गया है तो उसके लिए स्ट्राइक डाउन शब्द का यूज़ किया जाता है। ये सब आपको भी सीखना है क्योंकि अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में है, आपको भी ऐसे शब्दों का पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स वाइल राइटिंग योर मेन्स। और अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे भी समझ में आना चाहिए, इंटरव्यू के दौरान तो और भी ज़रूरी है। अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? लुकिंग अगेन एट द पास्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस पहले दी जाती थी पिछली तारीख में, जो भी लागू हुआ था, है ना, उसको हम बोल देते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ थिंग। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ना एक्चुअली हुआ क्या कि वाना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2025 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन करा कि सेंटर फ्रॉम ग्रांटिंग एक्स पोस्ट फेस्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए बोला कि जो माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन करा है। अब ये शब्द का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन मतलब नॉट शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इस पर कोई मतलब समथिंग दैट कैप्ट अंडर कंट्रोल जिसको रखा जाता है, रिस्ट्रेन करा है ग्रांट करने के लिए। एक्स पोस्ट फैक्टो, इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए आपको कि एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है रिट्रोस्पेक्टिवली, है ना, बीइंग अप्लाइड टू समथिंग या फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड। इसके बाद क्या की जाएगी? सिंपल टर्म में समझे तो फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड, यानी कि कोई भी ना कोई क्रिमिनल स्टैट्यूट दैट पनिशेस एक्शन रेट्रोस्पेक्टिवली, क्रिमिनलाइज करना किसी चीज़ को। तो सिनोनिम जैसे इसका होता है रेट्रोएक्टिव उसको बोलते हैं। तो इसके एडजेक्टिव में अगर आप देखोगे तो डन या फॉर्मुलेट करना किसी चीज़ को, तो उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं। अब ना यहाँ पे रिस्ट्रेन करा माइनिंग प्रोजेक्ट में रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट होता है उसकी नोटिफिकेशंस को देखते हुए इन्होंने क्लियरली बोला है कि प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने की ज़रूरत है जब भी आप माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स को शुरू करोगे। तो कोर्ट ने साफ तौर पे बोला है ये नोटिफिकेशंस इशू कौन करेगा? सेंटर करेगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करेगी। तो इलीगल है, ये आर्बिट्री है, वायलेटिव है। आर्टिकल 14 का आप नुकसान पहुंचा रहे हो, आर्टिकल 21 को कह रहे हो। कह रहे अगर आपने नोटिफिकेशन बिना किसी प्रायर कन्फर्मेशन के ली या प्रायर क्लियरेंस के ली, तो आप ये समझ जाना कि वो सारी इनवैलिडेट होंगी, वो सारी की सारी आप ना फिर आर्टिकल 14 यानी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आप उसको ख़राब कर दोगे। तो प्रीवियसली ये कहता था जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नार्स का है ना मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्सेप्ट है ना एक्स पोस्ट फैक्टो का या रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कम्प्लीटली ये अलाइन करता है एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब, जूरिस्प्रूडेंस का गाइस मतलब जो होता है, ये थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ से आया है। ये इसको बोलते हैं एक लीगल सिस्टम, यानी इन्वायरमेंट के लीगल सिस्टम में कम्प्लीटली अलाइन करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्स पोस्ट फैक्टो या रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ को एग्जामिन कर रहे हो सब कुछ, तो एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लॉ जो अप्लाई हमें करनी है, ठीक है ना। जैसे इसके सिनोनिम में लॉ या लीगल फिलॉसफी, ये सब हम इसको के लिए बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला जो कॉन्सेप्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो का या रेट्रोस्पेक्टिव अलाइंसेस का, ये बिल्कुल अलाइन करना चाहिए इन्वायरमेंटल लॉ से। अब हम बार बार ये शब्द पे बात कर ही रहे हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्टेड असेसमेंट, इसको समझते हैं है क्या।
देखो गाइस, ये बहुत सुंदर सा एक साइक्लिकल डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको समझते हैं क्या कह रहा है। देखो, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जब भी हम किसी जगह का देख रहे होते हैं तो अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, ये सबका यूज़ किया जाता है। उस जगह का जहाँ पर भी हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को असेस कर रहे हैं तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एयर, वहाँ का वाटर, सॉइल, जियोलॉजी, कल्चरल हेरिटेज, लैंडस्केप, एक्वेटिक इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, सारा का सारा हम असेसमेंट करते हैं, सबको चेक करते हैं। अब ये डिज़ाइन किया गया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर देयर पोटेंशियल कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बिना अप्रूवल के, बिफोर अप्रूवल के लिए कैसा इम्पैक्ट था, अगर दे दिया तो उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नेशनल लेवल अप्रेजल किया जाता है, यानी प्रायर ईसी को चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए, चेक करे, डिसीजंस ले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। स्टेट लेवल अप्रेजल है जिसमें कि आपको स्टेट को देखना होता है कि वो असेसमेंट चेक करे, देखें वहाँ पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर डिसीजन लिया जाता है स्टेट लेवल पर, राइट। ये था हमारा इस टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट का टॉपिक है वो है CAQM, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कुछ डायरेक्शंस इशू करी हैं फॉर पैडी स्टबल बर्निंग, यानी जो धान की खेती होती है, यानी जो चावल की खेती होती है जिसको हम पैडी कहते हैं, उसमें पराली जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग हम सभी जानते हैं, जिसका कितना गंदा असर पड़ता है हम सभी जानते हैं। नवंबर में दिल्ली रहने लायक नहीं रह जाती है, आप बांटते रहते हो कि यार दिवाली आई या आफत आई, है ना। तो CAQM ने ना कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, डायरेक्टिव्स किसको दिए हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी की गवर्नमेंट को कि भाई ऐसे इंसिडेंसेस को रोको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, MC मेहता का केस के अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया है। तो CAQM ने ना बेसिकली क्या करा है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR वगैरह में सेटअप किया ही हुआ है, और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में भी हमें पता चलता रहता है कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी जा रही है। तो की डायरेक्शंस में बेसिकली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डेडिकेटेड पराली प्रोटेक्शन फोर्स को क्रिएट करा है, यानी पुलिस ऑफिसर हैं, ऑफिसर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, ये क्रिएट करा है। मैंडेट दी है पैडी स्ट्रॉ पैलेट्स को, ब्रिकेट्स को फायरिंग ताकि हो पाए, या मैपिंग करना, हर विलेज को मैप कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर पैडी स्टबल बर्निंग हो रही है, वहाँ पे कैसे क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए, कुछ और इन सितु मैनेजमेंट तैयार किए जाएँ। तो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होती क्यों है, इमिशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस है, हेल्थ का हैज़ार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी गिरती है, क्योंकि आप देखो क्रॉप का रेसिड्यू बर्निंग करने से ये सारा नुकसान कर रहे हो, आप कार्बन इमिशन फैला रहे हो, आपने उस जगह का न्यूट्रिशन लॉस करवा दिया, सॉइल ख़राब कर दी, क्लाइमेट चेंज में दिक्कत कर दी, हेल्थ का हैज़ार्ड है, इसीलिए इस पे काम किया जा रहा है। फिर डिटरमाइंड रेट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ मैंडेटेड, यानी ना पंजाब और यूपी के जो लोग हैं वहाँ पर कॉमन रेट बनाया गया पैडी स्ट्रॉ, जैसे हरियाणा में तैयार किया वैसे ही पंजाब और यूपी के लिए भी किया गया। और ना हम ना अब क्या कर रहे हैं, एक सेतु मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, यानी बेलर, रैकर या दूसरी मशीन्स का ना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो पाए उसके लिए। गाइज अब ना यहाँ पे ना 2 टर्म्स आई हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक इन सेतु मैनेजमेंट, एक सेतु मैनेजमेंट। दोनों टर्म्स को समझ लो क्या होती हैं, ताकि आप जब भी आंसर राइटिंग करो तो आपको पता हो। देखो, इन सितु का मतलब होता है एक ऐसी प्रैक्टिस करना जिसमें आप नेचुरल लोकेशन या ओरिजिनल लोकेशन पर ही कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, रादर देन रिमूविंग इट फ्रॉम ट्रीटमेंट या हैंडलिंग एल्सवेयर, है ना। मतलब यहाँ पर आप फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन, ये सब कर रहे हो। इन सीतू के अंदर पता है क्या क्या आता है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्रॉप का जो रेसिड्यू है उसको मैनेज करना, उसका बेनिफिट क्या होगा, आपने सॉइल के हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा, वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा। तो इसमें जैसे आप क्या करते हो, आप ना यूजिंग मशीनरी टू चोप, इनकॉर्पोरेट रेसिड्यू इनटू द सॉइल, ये सब करते हो, इससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। अब यहीं पे आता है एक सेतु मैनेजमेंट में क्या होता है, यहाँ पर ना आप कलेक्ट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो क्रॉप रेसिड्यू को फ्रॉम द फील्ड ऑफ वेरियस पर्पसेस, जैसे बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए या एनिमल फीड के लिए या कंपोस्टिंग के लिए आप बना रहे हो, बात समझ रहे हो। तो इन सभी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमने उस रेसिड्यू को पेपर बनाने के लिए, टेक्सटाइल में यूज़ करने के लिए, बिल्डिंग के मटेरियल में लगाने के लिए हमने करा। तो इससे हम इसे कहते हैं एक्स सेतु, ठीक है। इन सितु एक सेतु समझ में आ गया। तो ये इस्टेब्लिश करा जा रहा है, इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं ताकि रियल टाइम कंसिस्टेंट डेटा रिपोर्टिंग भी हो पाए, और कॉम्प्रिहेंसिव एक रिव्यू किया जाएगा इन्वेंट्रीज का, जो भी ये मैनेजमेंट तैयार करेंगी मशीन्स, ठीक है।
मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च सेलिब्रेट करने जा रहा है 25वीं अपनी सालगिरह यानी सिल्वर जुबली के रूप में। अब ये है क्या, इसका हेडक्वार्टर्स तो गोवा में है, 1998 में आया था, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। इसमें 13 मेंबर्स हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन कंट्री की लीडरशिप, पोलर, ओशन साइंसेज ये सब देखा जा रहा है। सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। अब नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि रिसर्च जैसे पोलर है या सदर्न ओशन में बन रहा है, इससे क्या कि इंडिया के रिसर्च स्टेशंस का मेंटेनेंस बना रहे, अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमाद्री, हिमालय, ये सब तैयार होता चला जाए। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ना डीप ओशन मिशन को भी लीड करेगा, लाइक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, इसका पूरा फोकस है डीप सी मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, हाइड्रोथर्मल सिस्टम को एक्सप्लोर करना, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि ना इम्प्लीमेंट करा जा रहा है इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी और इंडिया की इंडियन अंटार्कटिक एक्ट को। तो इंडियन अंटार्कटिक एक्ट क्या है, ये लीगल फाउंडेशन है इंडिया की एक्टिविटीज़ में, कॉन्टिनेंट में। ये एक ना कमेटी बेसिकली फॉर्म कर रहे हैं अंटार्कटिक गवर्नेंस या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ताकि इंटरनेशनल लॉज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे ही आर्कटिक में भी हमें ध्यान देना है, तो वहाँ पे ना 6 पिलर्स पे वर्क किया जा रहा है। साइंस एंड रिसर्च है, क्लाइमेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट है, इस पे किया जा रहा है। अब इसकी ना इंपॉर्टेंस पता है क्या है गाइस, ये ना पोलर आइस को मॉनिटर करेगा, क्योंकि आपको पता है ना पोलर आइस में 70% यानी 70% फ्रेश वाटर है वर्ल्ड का। तो अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो हमारे जो कोस्टल रीजन है वो भी डूब जाएंगे और हमारा फ्रेश वाटर भी चला जाएगा। तो ओशन जियोपॉलिटिक्स में हमें ना साइंटिफिक एंड स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट की ज़रूरत है, फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने एक पोलर भवन और एक सागर भवन तैयार करा है, इंडिया का पहला पोलर एंड ओशन म्यूज़ियम में वहाँ पर हमने तैयार करा है, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे ग्लोबल मीथेन ट्रैकर का, जिसको रिलीज़ करा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। मीथेन एक तरह की ग्रीन गैस हाउस गैस है, आपको पता है, और ये 30% ग्लोबल राइज भी करती है टेम्परेचर में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ऐसा पता चला। अब मीथेन जो है ना 3 सोर्सेज से हवा में आता है, एक एग्रीकल्चर है, प्लस एक एनर्जी सेक्टर है, प्लस एक वेस्ट सेक्टर है। इन तीनों सेक्टर से आपका मीथेन जो है वो हवा में आता है। अब एनर्जी सेक्टर से कैसे कह रहा है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, इससे 35% से भी ज़्यादा मीथेन निकलता है। फिर मीथेन इमिशन को ना 50% तक कट किया जा सकता है अगर आप उसको इफेक्टिवली माइंस में यूटिलाइज़ करते हो तो, या फ्लेयरिंग या ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ कर लेते हो तो। गैस फ्लेयरिंग से क्या होता है कि आप नेचुरल गैस को जला रहे हो और उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल मीथेन ट्रैकर है। याद रखना इसकी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, इसको रिलीज़ कौन करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ठीक है, हमें ये सारी बात ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब इस्टेब्लिश हुई, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कौन मेंबर्स है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखा करो सेशन, बिल्कुल शर्म नहीं आती, सुन के चले जाते हो, कोई लाइक नहीं मारना, कोई आपको इंगेजमेंट करने का मन नहीं करता है कि आपके लिए टीचर इतना मेहनत कर रही है और आप लोग कुछ भी उसको देने को तैयार नहीं हो। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर कि लाइक करो या कमेंट करो, या आपको कहाँ पे कुछ लग रहा है तो बताओ आप हमें। देखो तभी मोटिवेशन भी मिलता है ना वीडियोस क्रिएट करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एशियाटिक लायन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है गुजरात के अंदर, ठीक है। एशियाटिक लायन कैसे होते हैं, इस तरह के देखने में होते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज़ हो गई है 5 सालों के अंदर। एक्स पर लायन सेंसस 2025 का हुआ है, उससे पता चला है कि पहले ये 674 थे, अब 891 हो गए हैं। इंक्रीज़ हुआ है इनके नंबर में। जो आपके आउटसाइड गिर नेशनल पार्क के हैं ना, वहाँ पर प्रोजेक्ट लायन में काफ़ी सक्सेस मिली है, हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है बाय गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 2020 में हुआ था, तो काफ़ी इवोल्यूशनरी है और मॉनिटर किया जाता है। रेडियो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। एशियाटिक लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा ल्यू परसिका। ये रहता कहाँ है, ग्रासलैंड में रहता है, सवाना में रहता है, डेंस स्क्रब में रहता है, ओपन वुडलैंड में रहता है। ये ज़्यादातर आपको गिर नेशनल पार्क गुजरात में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। बारडा एक आपका सेकंड इसका एक होम है लायंस का, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोनों ध्यान में रखना।
कहाँ कहाँ पर ये आपकी सारी की सारी नज़र आती हैं। देखो बारडा लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, पोरबंदर जो डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात का, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। काफ़ी सारा रिच फ्लोरल डाइवर्सिटी है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। IUCN स्टेटस अगर आप एशियटिक लॉयन का देखते हो तो क्या है, ये वल्नरेबल है, और ये लिस्ट में भी आता है, शेड्यूल्स में भी आता है, 1st and 4th ऑफ वाइल्ड लाइफ। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एशियटिक लायन स्मॉल होते हैं, ठीक है, एज पर योर अफ्रीकन लॉयंस। एशियटिक लॉयंस में आपको दिखेगा करेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्टिव होते हैं, जो कि रेयरली अफ्रीकन लायंस में नहीं दिखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है स्किन का, है ना, और रनिंग होता है उसकी बेली के आसपास। मेल्स यहाँ पर ज़्यादातर मॉडरेट मेन ग्रोथ होती है उनके एट द टॉप ऑफ द हेड, और ईयर्स भी उनके विजिबल होते हैं। लायंस के पास ना कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो ना ऐसा कैसे, लाइक इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, ऐसा क्या कंजर्वेशन किया ना, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। लाइक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हुआ, वो लॉन्च 2023 में हुआ था, तो उनमें भी काफ़ी कुछ हुआ कि लाइक दे हैव कमिटेड कि हम कंजर्व करेंगे बिग कैट्स, का मतलब है लायंस को। ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट आया कि वहाँ पर ना सूटेबल हैबिटेट इनका बहुत सूटेबल करना है कि यहाँ पर आराम से रहें। फिर इनका प्रोजेक्ट बनाया गया, रीइंट्रोड्यूस करा गया इनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश वाले में। टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी गई, AI ड्राइवन, वो भी जैसे सिम्बा है, ईगल, गुज फॉरेस्ट है, अलर्ट जनरेशन सिस्टम है, ये सारा का सारा यूज़ किया गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लद्दाख के स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, शॉर्ट्स को बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से कोई क्वेश्चन पिक हो जाए, है ना, और आपको वो पता चले कि यहाँ से आया हुआ था। बहुत ही रिगरस स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एग्ज़ाम निकलते हैं गाइस। तो स्टडी ऑफ लद्दाख का जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, एस्टिमेट करा गया कि 477 उनका स्नो लेपर्ड लद्दाख में किया गया है। लद्दाख एक वर्ल्ड का ऐसा हाईएस्ट डेंसिटी वाला रीजन है जहाँ पे स्नो लेपर्ड है। आप समझो 68 इंडिया की स्पीशीज़ पॉपुलेशन लद्दाख में रह रही है। ग्लोबली हाईएस्ट एक्सटेंसिव है, हेमिस नेशनल पार्क है, कारगिल है, लेह है। यहाँ वर्ल्ड की आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्पीशीज़ की देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी बहुत कंजर्वेशन करा गया है। चाहे भारत ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया हो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अगेन 2023 वाला, ग्लोबल लेवल पर भी काम किए गए, बिश्केक डिक्लेरेशन 2017, समरकंद रेजोल्यूशन, ये भी करे गए सो दैट कि बचाया जा सके डाइवर्सिटी को। फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे इतनी हाई डेंसिटी में क्यों रहती है स्पीशी? उसका कारण है ग्रासलैंड है बहुत बड़े बड़े, क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, आसानी से रह सकता है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम है यहाँ पर। तो आपको पता है ना, जहाँ ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम होगी वहाँ स्पीशी आराम से रह लेती है। फिर कल्चरली देखो ना, लद्दाख की जो कम्युनिटी है वो बहुत मैटर करती है, इकोनॉमिक बेनिफिट है वहाँ पर, टूरिज़्म है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। तो जो स्नो लेपर्ड है ना गाइस, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा यूनिसिया है। जोग्राफिकली ये फ्लैगशिप स्पीशी है, माउंटेनस रीजन में रहती है, और 12 कंट्रीज़ में है। भारत में आपको ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह में मिलेगी। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है ये, ठीक है। इसका जो हैबिटेट है ना, वो कहाँ रहता है, ये लोग स्टीप में, बहुत रग्ड टेरेन में रहते हैं। ये 3000 से 5000 मीटर का जहाँ इनको मिलेगा ना एलिवेशन, वहीं रहते हैं। स्मोकी ग्रे फर होते हैं, इनके पैटर्न होते हैं, आपने नोट किया हो कभी। सॉलिटरी एनिमल है, ठीक है ना। मोस्ट एक्टिव ये आपको रहता है कि एकदम डॉन वाले टाइम में, या बिल्कुल जब सूर्य डूब रहा हो या उदय हो रहा हो, उस टाइम में आपको ये ज़्यादातर मिलेगा। आप सॉलिटरी एनिमल का मतलब समझ रहे हो ना, अकेले रहने वाला, इसको किसी का साथ नहीं चाहिए होता है, अकेले रहता है। तो मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है ऑपरेशन ओलिविया को हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेशन ओलिविया हैज़ शील्डेड ओवर 8 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। कहाँ पर? ओडिशा के गहिरमाथा कोस्ट पे मिला है, 8 लाख टर्टल्स मिले हैं। ऑपरेशन ओलिविया क्यों चलाया जा रहा है समझते हैं। देखो इसमें एक शब्द आया गया है शील्डेड। शील्डेड का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम डैमेज, शील्ड देना मतलब, है ना। तो उसके लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जा रहा है 1980 से ही बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये हर साल नवंबर टू मई में कंडक्ट करते हैं। इस ऑपरेशन का पूरा फोकस होता है गहिरमाथा के बीच, जो कि आपके उड़ीसा में है, रसीकुल्या इसके आसपास ही है, देवी रिवर माउथ। इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली 8 लाख के करीब जो है ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑलिव रिडली टर्टल्स को मास नेस्टिंग कराएं। अरीबड़ा में करती हैं वो। और ऑलिव रिडली टर्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये वल्नरेबल हो चुकी है, इसका सरकम ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सेप्ट द गल्फ ऑफ मैक्सिको ये वहाँ रहती है।
मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि ज़राफ चू कंजर्वेशन रिजर्व के लिए। देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने ये नोटिफाई करा है कि स्पीति वैली में सराप चू करके कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया का लार्जेस्ट बनाया जा रहा है। लोकेशन ये उनाम रिवर और चराब नाला पे मिलेगी। यूटी लद्दाख से भी ये बाउंडेड है। कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके आसपास पड़ती है, चाहे कब्जीमा नाला है, ये सब इसके आसपास पड़ता है। चंद्रताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये बिल्कुल नोन है। स्नो लेपर्ड यहाँ रहते हैं, इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं इस रिज़र्व को। तो टिबेटन वुल्फ हुआ, हिमालयन इबिक्स हुआ, तिब्बतन एरगली हुआ या रेयर बर्ड हुई, सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखना लोकेशन कहाँ पर है। याला ग्लेशियर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं या लोकल कम्युनिटीज़ ने बताया कि नेपाल का जो गाला ग्लेशियर था वो लॉस हो चुका है, क्योंकि उसका जो ग्लेशियर पार्ट था वो 66% तक श्रंक हो गया है 1970 से लेकर। तो नेपाल ने बोला जी ऐसा पहली बार इसको हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं डेड, यानी एक ग्लेशियर का फ्यूनरल हुआ। सिंबॉलिक सेरेमनी हुई, रैपिड डिसअपीयरेंस हुआ है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब ना देखो अदर मेजर ग्लेशियर्स भी डिक्लेयर डेड हुए हैं। 2019 में पिज़ोल ग्लेशियर था स्विट्ज़रलैंड का, क्लर्क ग्लेशियर था यूएस का, आइलोको ग्लेशियर था मैक्सिको का। इसका नाम याद रखना, ये कहाँ कहाँ पर हैं। क्लर्क वाला यूएस में, पिज़ोल वाला स्विट्ज़रलैंड में, आइलो वाला कहाँ पर है आपका मैक्सिको के अंदर है। वर्ल्ड का पहला ये फ्यूनरल किया गया है, हुआ था 2019 में, जब जो कुल ग्लेशियर आइसलैंड में किया गया था। अब ग्लेशियर लॉस से देखो नुकसान तो है ही, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, है ना, लेस एल्बिडो इफेक्ट पड़ेगा, हीट आपका एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगी, सी लेवल का राइज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर साइकिल डिसरप्ट हो जाएगी, अर्थ का फ्रेश वाटर जो स्टोर है वो ख़त्म हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एवलांचेस वगैरह आएंगे, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आएंगी। तो इनिशिएटिव लिए गए हैं। लाइक आप सोचो 2025 को डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन और मार्च 2021 को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स बोला जा रहा है। आप सोच रहे हो उसका क्या रीज़न क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं याला ग्लेशियर नेपाल का डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनेस्को ने इवन बोला है कि इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम चलाओ, हिमालयन अडेप्टेशन करो। इंडिया को बोला, इनिशिएटिव इंडिया ने भी लिया है, नेशनल प्रोग्राम चला रहा है इंडिया भी। इंडर्क हुआ या अंटार्कटिका के अंदर हिमालयन रिसर्च स्टेशंस वगैरह हिमांश बनाया हमने, ताकि हम भी इस चीज़ को दूर कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है सोलर पैनल एफिशिएंसी नॉर्म से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सोलर पैनल एफिशिएंसी को ईज़ करा है और ना कुछ मॉड्यूल्स बेसिकली निकाले हैं, कंपेयर किए हैं लोअर इफेक्टिवली, और अप्रूवल लिस्ट में उसको डाला है, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स वगैरह को, कि कैसे कैसे मैन्युफैक्चरर जो भी हैं वो सब कुछ क्या क्या की चेंजेस आ रहे हैं उसको समझते हैं। देखो एफिशिएंसी जो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन 19%, कैडमियम टेलेराइड 18%, न्यू स्टैंडर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो 18% की एफिशिएंसी पे चलेगा। इसका स्कोप क्या है चेंज का, ये खाली अप्लाई होगा ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन में 200 वाट से बिलो वाले, सोलर लैंटर्न है, माइक्रो सोलर ग्रिड्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, स्मॉल फैंस हैं। ये लार्जर सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे वर्क करेगा, न्यू एनर्जी पे क्रिएट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स को क्रिएट करना। अब कंसर्न क्या है कि इसमें लोअर एनर्जी आउटपुट पर एरिया और इसका रिस्क रहेगा, फास्टर डिग्रेड होता चला जाएगा, स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ की हमें ज़रूरत है। तो चेंजेस क्या क्या करने हैं, बेसिकली बेटर एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, सोलर कट का थ्रेशोल्ड किट ये सब करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करना है हमें स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना और टेक्नोलॉजी का जो भी इनकरेज करना है कि चीपर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन ये सब इनकरेज करने की ज़रूरत है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वाला शॉर्ट जिसमें वर्ल्ड का बोला जा रहा है पहला ना कमर्शियल स्केल ऑफ मेथेन ये इकॉनमी को यूज़ करा जा रहा है, यानी वी आर डूइंग व्हाट, वी आर बेसिकली ई मेथनॉल को हम यूज़ करेंगे ताकि एमिशन ख़त्म हो हार्ड टू एबेट सेक्टर्स में, शिपिंग या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो यानी मिथनॉल इकॉनमी हम क्रिएट कर रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है इसका एम ये है, ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे ग्रीन हाउस गैस के इमिशन जो निकलेंगे ना उसको कोल वेस्ट या CO2 में इनको मिला के मिथनॉल बना देंगे। फिर इससे 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, 6000 करोड़ रुपए आप सेव करोगे ब्लेंडिंग वगैरह करने से। ई मिथनॉल है क्या, इलेक्ट्रोमिथनॉल होता क्या है? देखो गाइस, ये ना एक
लो कार्बन एनर्जी है जो आपके ग्रीन हाइड्रोजन को कंबाइन करके और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके बनाई जा रही है। इसमें 3 स्टेप लगेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करो, कैसे जनरेट करोगे? रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, हाइड्रोजन फीडस्टॉक द्वारा, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। फिर कार्बन को कैप्चर करना है, कैसे करना है? इंडस्ट्रियल फ्लू गैसेस के फॉर्म में, स्टील मिल, सीमेंट प्लांट के द्वारा, या डायरेक्टली हवा से भी कर लेना है। मिथेनॉल को फिर सिंथेसाइज कर लो, कैटालिटिक रिएक्टर में डाल दो और उससे वो ब्लेंड होकर आपकी मिथेनॉल बन जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अच्छा हो जाएगा। आप ये स्टेबल है, रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हो। ये शिपिंग इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकता है, गैसोलीन, केरोसिन, ये सब अपार्ट फ्रॉम द शिपिंग इंडस्ट्री, रोड, एयर ट्रांसपोर्ट सब में यूज़ हो सकता है। चैलेंजेस इसके ये है कि बहुत महंगा है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो मिथेनॉल होता है उससे भी ज़्यादा महंगा है। हाई रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगी इसमें, इसको क्रिएट करना अपने आप में बनाना बड़ा महंगा पड़ेगा, तो ये एक इशू है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम करने जा रहे हैं राइम्स। राइम्स का फुल फॉर्म गाइस क्या है? रीजनल इंटीग्रेटेड, उसके बाद आपका मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम कोलंबो में यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, श्रीलंका में। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, अर्ली वार्निंग सर्विसेज देने के लिए आई है। कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, नेचुरल आ जाए, उसको बताने के लिए आई है। तो इसमें एफर्ट जो इसकी दे रही है ना, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक में दे रही है। तो क्योंकि 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई तो इसलिए वहाँ पर क्रिएट करा गया। 22 मेंबर्स हैं, 26 कोलैबोरेटिंग मेंबर्स हैं। आपको क्वेश्चन में बताना है क्या भारत इसका पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये अर्ली, ये आपके लोकेटेड है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड के अंदर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें बनाना मूसा इंडियना मेनेसिस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड किया गया है, इसको बनाया गया है। और इन्फ्रास्ट्रक्चर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्रूट्स हैं, अरेंज किए गए हैं इसको मेन स्टॉक में। और ये डिस्कवरी पहले रिकॉर्ड की गई थी रिमोट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट, अंडमान निकोबार में। यूनिक ग्रीन फ्लावर है ये, फ्रूट बंच लक्स है ये, थ्राइज द साइज ऑफ रेगुलर बनाना स्पीशीज़, 11 मीटर हाई होता है यूजुअल बनाना स्पीशीज़ से भी ज़्यादा। बेनिफिट इसका ये है कि नेचुरल जेनेटिक रिसोर्सेज मिलते हैं, इससे आप हाई यील्ड डिजास्टर रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकते हो। और लास्ट आपका टॉपिक है आज का एटमॉस्फेरिक मेमोरी, यानी याद रखो रिसेंट स्टडी की गई इसके बारे में। नॉट द सनलाइट, यहाँ पे ये ड्राइव्स करेगा, ऑनसेट कैसे होता है, रिट्रीट कैसे होता है, मॉनसून, ये सब कुछ बताएगा। देखो जो हमारा ना एटमॉस्फेयर है ना, उसके पास फिज़िकल इन्फॉर्मेशन वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोर होती है ना, और वो ऑनसेट भी कंट्रोल करता है, मॉनसून का विड्रॉल भी वही कंट्रोल करता है। तो ऐसा पहले माना जाता था कि जो सीजनल पैटर्न मॉनसून का है वो बेसिकली इमीडिएट रिस्पॉन्स इस बात का होता है कि सोलर रेडिएशंस कितनी चेंज हुई हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो स्टेट है वो डिपेंड करता है सीजनल हिस्ट्री पे, यानी अगर कोई रेन हो रही है तो रेन परसिस्ट करेगी, अगर ड्राई है तो फिर इट्स हार्ड टू इनिशिएट रेनफॉल। तो इसी बिहेवियर को एटमॉस्फेयर के कहते हैं बाई स्टेबिलिटी। एट द सेम लेवल ऑफ सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर कभी ड्राई भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द उसका प्रीसीडिंग स्टेट क्या रहा है, उससे पहले किस तरह की स्टेज रही हुई है। तो बड़ा ही ये मुझे तो बड़ा कूल सा लगा ये टॉपिक एटमॉस्फेरिक मेमोरी वाला। आपको इसके बारे में क्या कहना है? एटमॉस्फेरिक मेमोरी जैसा सब्जेक्ट मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं ना, तो क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ मेमोरी है ना, जैसे कि इसके अंदर की एबिलिटी है मॉइस्चर को स्टोर करने की एक्सटेंडेड पीरियड तक। तो मेमोरी इफेक्ट तो कहते हैं गाइज इसको बेसिकली, कि स्टोर्ड मॉइस्चर को एक्ट करता है एक तरह का मेमोरी फॉर्म, जो टाइमिंग, मॉनसून की इंटेंसिटी पे असर डालता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये सारा इस पर असर पड़ता है सब चीज़ों का, तो हमें ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों का। और अभी इमीडिएटली हम ना क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपके लिए क्रिएट करे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो आप। इनके आंसर्स आपको पीडीएफ डाल दी गई है टेलीग्राम लिंक पे। जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक सो दैट यू कैन गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स, हाईलाइटेड पीडीएफ्स। तो आप सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सामने विजन के क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट सेक्शन को। आंसर्स आपको सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज करिए, देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन डाले गए हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, इसको आप करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।